देखो भाई, अगर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन वाईडीएससी, तो एक चीज देखो कि हम ये पढ़ते थे कि मेरे पास दो स्लैब्स हैं और या दो स्लिट्स हैं और यहाँ पर मेरी स्क्रीन है। तो लॉजिकली बात क्या हुई थी कि आपने एक सोर्स को यहाँ पे रखा था, कह सकते हो कि इस जगह से हमारे पास हमने दो वेव फ्रंट्स बनाई थी ये, और हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहाँ कहीं बना था। ठीक, इन्होंने कहा कि अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब एक तरीके से ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा बना, अगर हम अपने सोर्स को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ले जाए, बताओ, अगर तुम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको नीचे ले जाओ तो क्या ये जो वेव फ्रंट बनेगी और ये जो वेव फ्रंट बनेगी, क्या ये दोनों अलग अलग फेज पर हो जाएंगे? बताइए, क्या ये दोनों अलग अलग फेज पर हो जाएंगे? फेज क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स में क्या एक्स अलग अलग रखोगे, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे अलग अलग फेज में। और ये आगे, ऊपर वाला आगे होगा, नीचे वाला पीछे होगा। तो होता क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है और नया सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बनता है। तो अब ये बात तुम्हें सिंपली मतलब याद रखनी है, डेरिवेशन से आती है, पर हमारे सिलेबस में डेरिवेशन का भी कोई काम नहीं। हम इसको जितना एंगल नीचे लेकर जाते हैं सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही एंगल ऊपर जाकर बनता है। सोर्स को जितना नीचे लेकर आया जाता है सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही एंगल ऊपर जाकर बनता है। तो अगर हम सिंपल सी बात याद कर लो कि सेंट्रल मैक्सिमा किस तरफ शिफ्ट होगा, जितना सोर्स को एक तरफ नीचे लेकर आएंगे अपोजिट साइड पर सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। जितना हम सोर्स को नीचे लेकर आएंगे अपोजिट साइड पे सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज होती है मेन। ठीक है ना? ये एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, इसी तरीके से याद रखना है। अब देखो, इस मॉडिफिकेशन के बाद हम अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे लिए वाईडीएससी पे पूछे जाते हैं। मतलब ये वैसे भी ये भी तुमसे सवाल की फॉर्म में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुमसे सवाल की फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, ये भी तुमसे क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जाएगा, क्योंकि हमने 5-6 मॉडिफिकेशन लिखे हैं। पर अब एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जितना भी बातें अभी तक हम पढ़ कर आए हैं, और कुछ इसके अलावा। एक क्वेश्चन लिखिए, in a YDSE, a slab of 1 micron या 1 micrometer is placed in front of one slit where lambda is equals to 600 nm. Find कह सकते हो, हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड म्यू ऑफ स्लैब if central maxima shifts by half of fringe width। चलो भाई, क्वेश्चन ट्राई करो, हम दोनों लोग साथ में करते हैं, आंसर को मैच कराने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक वाईडीएससी सेटअप है,
इस YDST सेटअप में हमने एक तरफ एक स्लैब डाल दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और इसकी थिकनेस है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, हमें ये पता है कि y की वैल्यू होती है डेल्टा x, या कह सकते हो μ-1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी, और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ फ्रिंज विड्थ, मतलब लैम्डा डी बाई 2d के बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल, तो μ-1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू 600 10⁻⁻9। तो ये आ गया तुम्हारे पास μ-1 इंटू कितना आ जाएगा भाई, ये बताओ, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास कितना आ गया, 0.3। तो म्यू इज इक्वल्स टू 0.3 प्लस 1, मतलब 1.3। हाँ जी, समझ में आया सब लोगों को? कोई परेशानी? सिंपल सवाल है ना एकदम। बस आपको जो फॉर्मूला आपको लास्ट टर्न पे निकलवाया था वो आपको अप्लाई करना होना चाहिए। चलो एक और सवाल दे रहा हूँ, बाकी लोग इस सवाल को भी ट्राई करो। In a YDST setup, intensity at a point is 50% of maximum. Calculate phase and part difference। बताओ भाई। सिंपल सवाल है, जल्दी जल्दी बताइए, अभी अभी शुरू किया है बस। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है क्या किया है मैंने यहाँ पे? उसके बाद तुम चाहो तो ऐसे निकाल लो, फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 4। अच्छा, अगर हमने डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लिया
तो क्या हम YDSC की लोकेशन, YDSC में लोकेशन भी निकाल सकते हैं? क्यों भाई? हम इसकी YDSC में लोकेशन भी निकाल सकते हैं। हमारी इसकी YDSC लोकेशन क्या होगी? y का फॉर्मूला किसी जनरल जगह पे डेल्टा x डी बाई स्मॉल डी होता है। तो कितना आ गया? लेमडा डी बाई 4d। समझ में आई बात? बोलो, क्या ये बातें क्लियर है? हाँ भाई, जल्दी बताइए। तो देखो, इन्हीं सवालों को देने के तरीके होते हैं, इन्हीं सारे सवालों को देने के तरीके होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड इंटेंसिटी इन अ YDSC setup of identical sources. Find intensity in a YDSC setup of identical sources if at a location, sorry, if नहीं, at a location 1/4 of fringe width, at a location 1/4 of fringe width from central maxima। चलो भाई बताओ, सेम सवाल है जो ऊपर करवाया है, बस तुमसे सवाल पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। तुमसे क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, क्वेश्चन स्टिल कैसा है? सेम है। देखो, इस टाइप का सवाल करेंगे कैसे, ये तरीका सीख लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि y इक्वल्स टू बीटा बाई 4 पर बताओ। तो y इक्वल्स टू बीटा बाई 4 का मतलब लेमडा डी बाई 4d। ये किसके बराबर होता है? जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट होता है डेल्टा x डी बाई स्मॉल डी के बराबर। तुम्हारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई लेमडा बाई 4। अगर मुझे डेल्टा x पता चल गया, तो डेल्टा x पता चलाने के साथ मैं क्या पता कर सकता हूँ? फेज डिफरेंस। फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा x। तुम्हारे पास फाई की वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा, मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि हमें ऊपर वाला सवाल पता नहीं। कितना आ जाएगा ये आपके पास कितना आ गया? पाई बाई 2। तो फेज निकाल लिया। फेज निकाल लिया तो कहाँ रखेंगे? इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। I is equals to 4I नॉट cos स्क्वायर phi बाई 2। ठीक है ना? तो हमारे पास I की वैल्यू आ गई 4I नॉट इंटू कॉस, कह सकते हो कॉस स्क्वायर 45। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2I नॉट। कोई तकलीफ? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अब देखो, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े सवाल मैं तुम्हें यहाँ पे करवा सकता हूँ। तुम्हें जो फॉर्मूले मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, ऐसा मान लो
कि जो फॉर्मूले हम साउंड में या लाइट में इन दोनों को मिला जुला कर पढ़ कर आए हैं, अगर हमें इनका एप्लीकेशन आता है तो हमें वेव ऑप्टिक्स आता है। तुम चाहो तो एक सवाल और कर लो इसी टाइप का छोटा सा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6280 एंगस्ट्रॉम is used in YDSE, where an angular fringe width of 1 degree is obtained. Where an angular fringe width of 1 degree is obtained. Find separation between coherent sources. बताओ भाई, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिफरेंस बताओ। क्या होना चाहिए? बताओ भाई। हमारे पास जो थीटा होता है वो आपके पास लैम्डा बाई डी था। ये बताओ, जो ये थीटा यहाँ पे रखते हो, क्या ये थीटा यहाँ पे रेडियन में रखते हो? हाँ भाई, थीटा यहाँ पे रेडियन में होता है ना। और जब थीटा यहाँ पे रेडियन में होता है तो क्या इसको मुझे पाई अपॉन 180 लिखना चाहिए, बिकॉज ये 1 डिग्री है। तो पाई अपॉन 180 इज इक्वल्स टू लैम्डा कितना है? 6280 10 टू द पावर -3, सॉरी -3 करूंगा, -10 डिवाइडेड बाय डी मुझे चाहिए। तो हमने लिखा d इज इक्वल्स टू 6280 10 to the power -10 multiplied by 180 divided by 3.14। तो 3.14 जब इसको डिवाइड कर देंगे तो बताओ भाई, क्या ये 2000 आ जाएगा? और जब ये 2000 आ जाएगा तो 36 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर -10, तो d इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर। ठीक है भाई, कोई परेशानी? कोई दिक्कत? तो 3.6 माइक्रोन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसे 3.6 माइक्रोन भी कह सकते हो, कोई मसला वाली बात नहीं है। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो इस टाइप के सवाल तुमको आने चाहिए। एक सवाल और कर लेते हैं बढ़िया सा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हमारे पास, और देखो मैं मेन चीज समझना, इस चैप्टर में भी जैसे हम बात करते हैं ना क्लासिफिकेशन के, हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था कि हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में भी ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस ही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला।
इसीलिए ज्यादा फोकस हम इसी पे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देख लो। In a YDSE setup where हमारे पास, वो कभी कभी ऐसा ही होता है, मैं सिंबल की स्पेलिंग भूल गया हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रही है। वैसे स्पेलिंग तो मैं गलत लिखता हूँ, पर सिंबल की स्पेलिंग क्या होती होगी, यही होती होगी। हैव, अच्छा, गुड, हैव देयर यूजुअल मीनिंग। थैंक यू, बहुत अच्छे हो तुम लोग, ठीक है ना। Some of the wavelengths are missing in front of one of the slit. Find possible wavelengths। बताओ भाई, ये आपसे कह रहा है एक YDSC सेटअप में कुछ कुछ वेवलेंथ मिसिंग है। मतलब मैंने ये इसलिए लिखा है कि सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, मतलब जो होता है लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी वैसे इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं बात। तो देखो भाई, क्या बात आ रही है, बात यहाँ पर ये आ रही है कि आप कहेंगे कि भाई अगर ये मेरे पास एक YDSC सेटअप है, तो हम कह रहे हैं किसी एक स्लिट के सामने, किसी एक स्लिट के सामने मतलब y इक्वल्स टू d/2। अगर हम कैसे कह रहे हैं किसी एक स्लिट के सामने मतलब y इक्वल्स टू d/2 पर, और y इक्वल्स टू d/2 का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, और क्या बोला है इन्होंने, सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग। सम वेवलेंथ आर मिसिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव। तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव के लिए ये होता है 2n-1 लेमडा d/2d, और हमने y को कर दिया है फिक्स, तो ये कितना आ गया d/2। ठीक है भाई, ये हमारे पास कितना आ जाएगा d/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो लेमडा तुम्हारे पास आ गया d² 2n-1 कैपिटल डी, d² 2n-1 कैपिटल डी। अब हमारा काम क्या है, ये कह रहा है कि सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग, तो पॉसिबल वेवलेंथ बताओ। तो पॉसिबल वेवलेंथ तो बहुत सारी हो सकती हैं, n इक्वल्स टू 1 को रखेंगे, n इक्वल्स टू 2 को रखेंगे, n इक्वल्स टू 3 को रखेंगे, n इक्वल्स टू 4 को रखेंगे, और लेमडा क्या आ जाएगा, d² अपॉन 1 को रखा, तो तुम्हारे पास सिंपली d² अपॉन डी आ गया। 2 को रखा तो d² अपॉन 3d आ गया। 3 को रखा d² अपॉन 5d आ गया, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। बोलो भाई, क्या सबको समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने अभी। ठीक है, अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं। हम्म, तुम अकेले इंसान हो जो कहता है सर स्लाइड ऊपर।
मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम यूनिक हो। ठीक है, मैंने अब नाम भी पढ़ना बंद कर दिया, मैं देखता हूँ स्लाइड ऊपर, मैं समझ जाता हूँ किसने कहा। ठीक है, चलो एक सवाल देखो, अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन, और इसको हम करेंगे ट्राई टू फाइंड। ठीक, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDSE is 100 unit when sources are identical। ठीक है ना, if one of the slit is contracted in such a way amplitude of wave decreases by 80%, find new Imax। बताओ भाई, बेटा D/2 इसलिए लिखा है बिकॉज सवाल में कह रहा है कि वेवलेंथ आर मिसिंग इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, किसी एक स्लिट के सामने। तो अगर ये पूरा D होता है तो ये कितना हो गया, D/2 हो गया। देखो भाई, क्या करेंगे, तुम ये समझो कि शुरुआत में जो हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम थे, शुरुआत में जो एम्पलीट्यूड थे वो सेम थे। हमें ये पता है कि 4I0 की वैल्यू इसने 100 यूनिट दे रखी है, मतलब I0 की वैल्यू हमारे पास 25 यूनिट होगी। क्यों भाई, ये तो बात हुई, हमारे पास I0 की वैल्यू 25 यूनिट होगी, और हमें पता है कि I0 प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो क्या हम ए कह सकते हैं कि ए कुछ 5 यूनिट्स के बराबर होगा? हमें नहीं पता कि वो यूनिट क्या है, पर क्या अभी एम्पलीट्यूड 5 यूनिट्स के बराबर है, और जब तक सोर्सेज आइडेंटिकल है तो ये दोनों के लिए, जब तक सोर्सेज आइडेंटिकल है तो ये दोनों के लिए। अब देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, वन सोर्स इज कॉन्ट्रैक्टेड। अगर हम एक सोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या कह रहा था कि 80% डिक्रीज। तो बताओ भाई, जिसका एम्पलीट्यूड एक का तो हो गया 5 यूनिट, और दूसरे वाले का हो जाएगा 80% कम, मतलब 1 यूनिट। तो हमें पता है कि हमारे पास जो आई मैक्स है ये प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल होता है, प्रोपोर्शनलिटी हम लोग यूनिट्स में लेकर तो हमारा आंसर निकल आएगा, क्या होगा, A1
प्लस A2 का स्क्वायर, तो आई मैक्स आ गया 5 प्लस 1 का स्क्वायर 36 यूनिट्स। हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत कुछ पढ़ना है आज। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक चीज देखो, हमारे पास हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है ना, हमारे पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है ये समझना है। देखो, हमने ना इस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ है, हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ है, बहुत जगहों पे देखा हुआ है। खैर, तुम्हें अभी तक ये बात पता नहीं होगी तो एक अलग बात थी, वरना ये हमने देखा हुआ है। तुमने ऐसा देखा होता है कि जो सोप सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमें मल्टीपल, या एक जो सोप का बबल है, एक बबल है, तुमने बबल के अंदर देखा होता है कि बबल के अंदर बहुत सारे रंग दिखाई दे रहे होते हैं। एक सोप की लेयर के ऊपर बहुत सारे रंग दे रहे होते हैं। या तुमने देखा होता है कि जो ड्रैगन फ्लाई होती है, ड्रैगन फ्लाई के जो विंग्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाई के विंग्स जो होते हैं वो अक्सर कलर्ड होते हैं। मतलब अ, होते तो वाइट कलर के हैं, पर वो तुम्हें उसमें तुम्हें मल्टी कलर्स दिखाई देंगे। या कभी ध्यान दो, तुमने देखा है आजकल एक पॉलिथीन आती है चीजों को रैप करने के लिए, बहुत पतली सी होती है। या अक्सर किसी पॉलिथीन, वाइट कलर की पॉलिथीन हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन, तुम्हें उसमें भी कभी कभी कलर्स दिखाई दे रहे होते हैं कि कुछ रंग है अजीब से। वो तुम्हें साफ समझ में आता है कि ये उसका रंग नहीं है, ये लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? हमें ऐसे कलर्स दिखाई दे रहे होते हैं ना कि हमें लगता है कि इसका रंग तो नहीं है, पर ये लाइट इससे पास हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं। वो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। हाँ, सीडी में हाँ कह सकते हो। ठीक है ना, तो हमारे पास हमें वो कलर्स दिखाई दिया करते थे। वो सारा कुछ जो है ना, ये हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, ये इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन लेयर्स है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस हमारे पास क्या है? इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन लेयर्स। एक ऐसा कह सकते हो इंटरफेरेंस जो हमें किसी पतली लेयर्स की वजह से हो, किसी पतली लेयर की वजह से हमारे पास हमें कोई इंटरफेरेंस देखने को मिले। क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, an interference of light due to thin layers। ठीक है ना, ड्यू टू थिन लेयर्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें भी सिंपली है क्या, होता क्या है? अगर दिखने की बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल शाइनिंग कलर्स है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल शाइनिंग कलर्स ड्यू टू thin layer and in soap bubble। ये हमारे पास प्रेजेंस है मल्टीपल शाइनिंग कलर का ड्यू टू थिन लेयर एंड इन सोप बबल्स। तो हमें इस जगह पर जो मल्टीपल शाइनिंग कलर दिखाई देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं, कह सकते हो आप
कि ये हमारे पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस है। देखो सोच को समझते हैं ध्यान से, क्या होता है ये चीज अच्छे से समझनी है। मेरे पास एक थिन लेयर है, देखो मैंने इस थिन लेयर को इतना चौड़ा बना दिया है, ये ऐसी होती होती नहीं है, थोड़ा सा थिन सरफेस होता है। तो आपने एक लाइट रे को भेजा यूं, इस जगह पर आई, ठीक है। ये लाइट रे अंदर गई। अच्छा ये बात हम जानते हैं कि जब भी किसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, एक छोटा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट करता है। तो एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई और दूसरा पोर्शन चला गया अंदर, फिर ये यहाँ पहुंचा। तो एक पोर्शन जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्ट होता है और एक रह जाता है अंदर। उसके बाद फिर से एक पोर्शन बाहर निकलेगा, एक रह जाएगा अंदर। कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ वापस क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि हर एक रिफ्रैक्शन वाले पॉइंट पर कुछ पोर्शन अंदर, कुछ पोर्शन बाहर, कुछ पोर्शन अंदर, कुछ पोर्शन बाहर। बोलो भाई, हमने जब लाइट रे को यहाँ पर भेजा तो लाइट रे जब भी किसी जगह पर होती है, एक रिफ्लेक्शन परफॉर्म करती है। अब ये बात अलग है कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है कौन सी कम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर होते दोनों काम है। ये बताओ, जब ये दोनों जब ये दोनों बाहर निकलने के बाद मिले, तो क्या इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस होगा? इन दोनों के चले हुए रास्ते में कोई फर्क आएगा? हाँ भाई, कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी एक रे ने ज्यादा चलाया दूसरे ने कम चलाया? बताओ भाई, ऐसा लग रहा है ना? अच्छा ये बताओ, ये जो पहला वाला रिफ्लेक्शन है, क्या ये ट्रांसवर्स वेव का रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन है? क्या ये ट्रांसवर्स वेव का रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन है? और रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन पर हमने ये पढ़ा था ना कि फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। हम ये बोलते थे ना कि रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन पे क्रस्ट भेजते हो ट्रफ आता है, ट्रफ भेजते हो क्रस्ट आता है। क्यों भाई, कुछ कहते थे ऐसा? तो ये बताओ, अगर ऐसा कहते थे तो क्या फेज डिफरेंस पाई का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 के बराबर होता है? बताओ भाई, क्या पाई का फेज डिफरेंस लेमडा बाई 2 के बराबर होगा? इसका मतलब टकराने से अगर मैं इस रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर दिस अगर मैं आफ्टर दिस बात करूं, तो टकराने के बाद तुम्हारी रे के पास एक पाथ आ गया लेमडा बाई 2, मतलब एक्स्ट्रा। अगर तुम इन दोनों रे को, रे नंबर 1 और रे नंबर 2 को बात करो, तो रे नंबर 1 और रे नंबर 2 में इफेक्टिव क्या फर्क है कि इनके पास देखो, जो ये लेंथ है x, वही इनके पास है x। सुनना, हम पार्ट डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। जो पहली वाली रे ने रिफ्लेक्शन के बाद, पहली वाली रे ने भी चला है x, दूसरे ने भी चला है x, पर इनके पास लेमडा बाई 2 और है, इन्होंने चला है x प्लस लेमडा बाई 2। ये बताओ,
क्या जो दूसरी वाली रे है उसने टी डिस्टेंस 2 बार मीडियम के अंदर चला है? क्या जो दूसरी वाली रे है उसने टी डिस्टेंस 2 बार मीडियम के अंदर चला है? हाँ जी, सही बात है ये। तो ये बताओ, मीडियम के अंदर चला गया टी क्या एयर के रेस्पेक्ट में म्यू टी के बराबर होता है? मीडियम के अंदर चला गया टी क्या एयर के म्यू टी के बराबर होता है? तो इसका मतलब ये म्यू टी जाना, ये म्यू टी आना, तो इसने चला है x+2 म्यू टी, x+2 म्यू टी। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बस एक बात का ख्याल रखना, वैसे तो ऐसा कम ही होता है, पर अगर तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा हो, अगर तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा हो, तो हम लोग यहाँ पे कॉस आर यूज करते हैं। अगर तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखे हो तो हम लोग यहाँ पे कॉस आर यूज करते हैं, अदरवाइज वर्टिकल गिरता हुआ मानेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 कॉस स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये बताओ, एक तो इन दोनों का हो गया, फिर हम आए इस सरफेस पर। अगर मैं आफ्टर इन दोनों सरफेस की बात करूं सॉरी, अगर मैं आफ्टर दिस बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बात करता हूं आफ्टर दिस, तो ये बताओ, इस वाली रे ने चला है x, और ये जो रे है ये क्या इस x के कंपैरिजन ये म्यूटी और ये म्यूटी ज्यादा चल कर आई है? बताओ, अगर मैं इस रिफ्रैक्शन के बाद की बात करूं, तो अगर एक ने चला है x, तो क्या दूसरे ने x+2 म्यूटी चला है? और अगर एंगल्स दे रखे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉस आर इस्तेमाल करेंगे। बताओ भाई, डायग्राम देख लो, क्या ये बात समझ में आ रही है? इस वाले पर हमने λ/2 क्यों लिया? रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो देखो भाई, इसका मतलब दो लाइट रेज सुपर पोजिशन कर रही है, दो लाइट रेज सुपर पोजिशन कर रही हैं। पहली लाइट रे जो सुपर पोजिशन कर रही है वो है हमारे पास रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे के सुपरपोजिशन में हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो है सिंपली 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2। ठीक है, और ये जो पार्ट डिफरेंस है इसको हम लिख सकते हैं, अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव बनाना है तो कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए एन लेमडा इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2। तो तुम्हारे पास आ गया 2n+1 λ/2 इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। और अगर तुम्हें डिस्ट्रक्टिव बनाना है, अगर तुम डिस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हो तो लिखोगे 2n-1
लैम्डा बाई टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू, और ये तुम्हारे पास सिंपली आएगा एन लैम्डा टू म्यू टी कॉस आर। बताओ भाई, समझ में आ गया? सब लोगों को ये बात क्लियर है? तेज तेज बता दो। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, ऐसा ही सेम काम ट्रांसमिटेड रे कर सकती है। ऐसा ही सेम काम कौन कर सकती है? ऐसा ही सेम काम ट्रांसमिटेड रे कर सकती है। ठीक है ना? ऐसा ही सेम काम हमारे पास कौन कर सकता है? ऐसा ही सेम काम हमारे पास ट्रांसमिटेड रे कर सकती है। और जब यही सेम काम हमारे पास ट्रांसमिटेड रे कर सकती है, तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मैं एक बार हल्का सा तुम्हें रिवाइंड करा दूं। हमने एक बार पाथ डिफरेंस लिया इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, एक बार लिया इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। किसके बाद? इस वाले पॉइंट के बाद। इस वाले पॉइंट के बाद इसने चला है एक्स, जो दूसरी वाली रे थी वो पहले ये और फिर बाहर, तो हमने ये लिख दिया। कंस्ट्रक्टिव बनाए तो पार्ट डिफरेंस एन लेमडा के बराबर इक्वेट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव बनाए तो 2n-1 लेमडा बाई 2 के। ठीक है ना? अब बात क्या होती है कि जैसे ये दोनों रेज बाहर निकलने के बाद मिल गए थे, वैसे ही ये दोनों रेज भी बाहर निकलने के बाद मिल सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकते हैं। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम यहां पर भी देखो तो तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस क्या है? 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव के केस में एन लेमडा 2 म्यू टी कॉस आर, और अगर हम डिस्ट्रक्टिव बना रहे हैं तो 2n-1 लेमडा बाई 2 म्यू टी कॉस आर। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये जो ट्रांसमिटेड रे या रिफ्रैक्टेड रे वाला बनाया है, जैसे हमने यहाँ पे लेमडा बाई 2 का फैक्टर लिया था, दिख रहा है ये? हमने ऐसा कोई लेमडा बाई 2 का फैक्टर नीचे नहीं लिया। कोई बता पाएगा क्यों? हमने ऐसा लेमडा बाई 2 का फैक्टर नीचे कहीं नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? देखो पहली बात तो ये कि नीचे एक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और मैंने ये बात पढ़ाई थी कि रिफ्रैक्शन में फेज डिफरेंस कभी नहीं आता। रिफ्रैक्शन में पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस नहीं होता। और दूसरा, जो रिफ्लेक्शन हो भी रहे हैं, क्या वो फ्री बाउंड्री रिफ्लेक्शन है? मतलब ट्रांसमिटेड रेस के केस में जो भी रिफ्लेक्शन है, जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो डेंसर से रेयर जाते टाइम हो रहा है, तो फेज डिफरेंस नहीं आएगा जो रिफ्लेक्शन हुए हैं। और रिफ्रैक्शन में तो कभी आता ही नहीं है। तो इस वजह से तुम्हारे पास ये सारी चीजें इस तरीके से लिखी जाएंगी। कोई दिक्कत भाई? बात समझ में आ गई तुम सबको ये? ठीक है ना? अब इस पे एक सवाल तो हम कर लेंगे खैर, पर पहले इसकी थ्योरेटिकल बातों को लिखते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एक थिन सरफेस की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। हमें मेन बात जो समझ में आनी चाहिए वो क्या, कि एक थिन सरफेस की वजह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बनता है। तो जब थिन सरफेस की वजह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना,
तो हमें रंग बिरंगी चीजें दिखाई दी। तो हम क्या कह सकते हैं कि when due to thin film interference constructive of some wavelength is formed, then that particular colors will be visible। वो पर्टिकुलर कलर जो होंगे फिर हमें वहां पर दिखाई देंगे, और जिनका डिस्ट्रक्टिव बनेगा वो गायब हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, सिंपल सी बात। और जिनका डिस्ट्रक्टिव बनेगा, चाहो तो पूरा लिख दो इस टर्म को, और जिनका डिस्ट्रक्टिव बनेगा वो हमें दिखाई नहीं देंगे। अभी मैं इनको तुम्हें समझाता हूँ और, पर एक बात बताओ, तुम कुछ भी लिख रहे हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन वालों का हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्शन का हो या ट्रांसमिटेड का हो, हमने रिफ्रैक्टिव के लिए जो लिखा वो लिखा एन लैम्डा। चलो हम लोग मान लेते हैं ट्रांसमिटर रे का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने लिखा 2 म्यू टी कॉस आर। इफ रे फॉल्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो यही एन लैम्डा बन जाएगा 2 म्यू टी। तो एक बात बताओ, जो लैम्डा है ये तुम्हारे पास 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर में होती है। क्यों भाई, सही बात कह रहा हूँ मैं? जो तुम्हारे पास वेवलेंथ है ये तुम्हारे पास 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर में होती है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास भाई ये जो है एक नंबर ही तो है, 2 3 4 5 कुछ भी होगा, मतलब 1 2 3 कुछ भी, और ये भी तो एक नंबर ही है, 1 2 3। बताओ, तुम्हारे पास एक तरफ लिखा हुआ है n और एक तरफ लिखा हुआ है तुम्हारे पास, कह सकते हो 2 म्यू। तो क्या ये दोनों कहीं ना कहीं नंबर्स ही तो है? तो इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं? बताओ भाई, सही बात है, इनका इफेक्ट बहुत बड़ा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थिकनेस है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में है। क्यों भाई, इसका मतलब क्या हुआ, जो थिकनेस है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में है। आप कह सकते हैं कि T is proportional to lambda and is in order of lambda। तभी तो ये कहा गया कि ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, क्योंकि फॉर थिन फिल्म interference thickness is in order of 10 to the power -7 मीटर। देखो ऑप्शंस में कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में 10 की पावर -6 भी होता है, तो वो भी ठीक माना जाएगा। 10 की पावर -7 मीटर और 10 टू द पावर -6 मीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो पहली बात ये कि मेरे पास जो थिकनेस है वो लेमडा के प्रोपोर्शनल है, और हमारे पास जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो 10 की पावर -7 मीटर में होती है। तो मेरे पास जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में
थिकनेस है वो भी कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻⁷ मीटर के ऑर्डर में। अब एक बात सुनो, इस जगह पे दोनों नहीं दिया होगा यार, कैसी बातें करते हो, ठीक है ना, एग्जामिनर है वो, हम और तुम नहीं है। हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से हम ये चीज मान सकते हैं। अब एक बात सुनो, हमें ये समझ में आया कि अल्टीमेटली हमारे पास जो थिकनेस है ये लेमडा के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि इफ तो थिकनेस 10⁻⁻⁷ मीटर तो उसके ऑर्डर में तो होनी ही चाहिए, उसके ऑर्डर में तो होनी ही चाहिए। पर हम बात क्या कर रहे हैं कि उस थिकनेस में भी मोटे और पतले की। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम्हारे पास कोई लेयर है, ये क्या है, सपोज ये एक सोप लेयर है। तो ये बताओ हमारे पास भाई ये जो थिकनेस है ये कम है, तो यहां पर जो कलर दिखाई देगा वो कौन सा होगा, बताओ। ये जो थिकनेस है ये कंपेरेटिवली कम है, यहां पर जो कलर दिखाई देगा कौन सा होगा, वायलेट होगा, स्मॉल वेवलेंथ वाला। ये जो थिकनेस है ये ज्यादा है, यहां पर जो कलर्स दिखाई देंगे वो कौन से होंगे, रेड होंगे। ये बताओ यहां पे कौन सा कलर दिखाई देगा, बताओ भाई। यार ये कैसे कैसे जवाब देते हो तुम लोग, यूवी। गुरुजी तुमने यूवी कब देख ली। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम देख रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर मैं रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस लिखूं तो रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस मेरे लिए क्या था, यही था ना। और अगर t इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तुम्हारे पास डेल्टा x आया सिंपली -λ/2, या कह सकते हो λ/, और यहाँ पे क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव ऑलवेज। क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव ऑलवेज।
और अगर किसी भी वेवलेंथ का डिस्ट्रक्टिव बन जाए तो कलर कौन सा दिखाई देगा? कलर दिखाई देगा ब्लैक। आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा। कब? इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। समझ में आया? और जो रिफ्रेक्टेड होगी वो इंटरफेरेंस कुछ नहीं करेगी, सीधे निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया भाई? देख लो सब लोग, कोई दिक्कत? ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। और ये इंटरफेरेंस होता कहां पर है भाई? ये इंटरफेरेंस कहां पर होता है? ये इंटरफेरेंस आपको कहां मिलेगा? थिन फिल्म्स में। मतलब थिन फिल्म्स का मतलब सोप लेयर, विंग्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना, इन सारी जगहों पे देखने को मिलता है। क्या सब लोगों को ये चीज समझ में आ रही है भाई? यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है? यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए, तो बस लिख लो, इट इज ऑब्जर्व्ड इन soap layer, thin film, wings of dragonfly. It is also termed as, तुम लोग खुश हो जाओगे ये नाम पढ़ के, न्यूटन्स रिंग। ठीक है ना? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूटन्स रिंग। मैंने क्या कहा था? आएंगे ये सब जगह, छोड़ आए इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है ना? हम्म। चलिए भाई, क्लियर ये बात? समझ में आ गई ये चीज? ये बताओ, बताओ क्या? अब देखो, हमें इसमें एक चीज और पढ़नी है जिसको हम कहते हैं शेप ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है ना? हमारे पास शेप ऑफ फ्रिंजेस की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये पैटर्न हमें कैसा दिखाई देगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हुआ क्या कि हमारे पास, हमने दो स्लिट्स ली और इन दोनों स्लिट के सामने एक स्क्रीन को रखा। ठीक। मेन बात यह है कि हमारे पास, अगर तुम स्क्रीन को देखो तो हमारे लिए स्क्रीन कुछ इस तरीके से होगी। क्यों भाई? और ये वाली लाइन जो है, कह सकते हो ये सेंट्रल मैक्सिमा वाला लोकेशन है। बताओ भाई, सही बात कह रहा हूं मैं? कि हमारे पास ये इस तरीके से बनेगा। एक बात बताओ, हम लोग वो बोलते थे ना कि ये सपोज S1 है, ये S2 है, तो कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा या मिनिमा के लिए S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यही तो कंडीशन थी हमारी। मतलब
जो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पोर्शन है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो S2P माइनस S1P है ये जीरो हो, मतलब एक, मतलब कुछ भी कह दो, मतलब हम इस स्क्रीन पर इन दोनों रेस को लेकर आए और S2P S1P जीरो आया। उसके बाद हम जब फर्स्ट मैक्सिमा पे पहुंचे तो फिर से S2P माइनस S1P हमारे पास लेमडा आया। तो होता क्या है, हमारे पास इसमें एक तो बनता है सेंट्रल मैक्सिमा जो कि होता है स्ट्रेट, और उसके बाद जो होता है हमारे पास जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है वो इस टाइप से एक हाइपरबोलिक कर्व होता है। ठीक है ना, ये हाइपरबोलिक कर्व्स होते हैं। हाइपरबोलिक कर्व कहने का मतलब मेरा तुमसे ये है, सिर्फ ऐसा समझो कि अब देखो, मैं तुम्हें कल ही तुम्हें बताया था कि मैं तो अब हो गया हूँ एकदम प्रो इसको इस्तेमाल करने में। तो मैं तो ड्राइंग अब अच्छी बनाना सीख गया हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, हाइपरबोला बनते हैं। और बात ये आती है कि सर हाइपरबोला क्यों बन रहे हैं। देखो, हाइपरबोला बना बना के देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये जो है ना कि किसी भी कर्व की इक्वेशन, किसी भी कर्व का डिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहे, ये प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला है। मतलब S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, S1P इज इक्वल्स टू S2P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारे पास हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारे पास हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है। तो भाई जब ये प्रॉपर्टी ही हाइपरबोला की है तो बनेंगे भी क्या, हाइपरबोला। कितने हाइपरबोला, जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं। सेंट्रल मैक्सिमा इज अ स्ट्रेट लाइन with different hyperbolas following S2P minus S1P is equals to lambda, S2P minus S1P is equals to 2 lambda। तो यार तो हमारे पास इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोला की। तो क्या बनेंगे, हाइपरबोलाज। और एक नहीं बनेगा, हाइपरबोला का पूरा परिवार बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी फ्रिंजेस आर डिफरेंट हाइपरबोलास, आर डिफरेंट हाइपरबोलास। हाइपरबोला का पूरा खानदान आएगा। हाँ, कभी कभी किसी किसी बुक में आंसर स्ट्रेट लाइन भी दिया होता है। स्ट्रेट लाइन तब
और ये स्ट्रेट लाइन बनते नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देते हैं। बात समझना, कभी कभी कहीं कहीं पर कुछ लोग पढ़ाते भी हैं और कुछ बुक्स में रहता भी है कि बताओ शेप ऑफ फ्रिंजेस कैसा, और आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? कि अगर मान लो मैं कैपिटल डी को बहुत बड़ा कर दूं, मैं कैपिटल डी को स्क्रीन को बहुत दूर ले जाऊं, तो बहुत बड़े बड़े हाइपरबोला बनेंगे। और बहुत जब बड़े बड़े हाइपरबोला बनेंगे, पर तुम्हारी स्क्रीन कैसी है, एक लिमिटेड साइज होगा स्क्रीन का। तो मान लो अब तुमने इतने बड़े बड़े हाइपरबोला बनाए कि तुम्हारी स्क्रीन है सिर्फ इतनी बड़ी, तो बताओ ऐसी कंडीशन में ऑलमोस्ट कैसे दिखाई देंगे? बोलो। अगर मैं बहुत दूर जाके सोर्सेस को रख दूं, और बहुत दूर जाके सोर्सेस को रख दूं, और एक लिमिटेड साइज की हमारे पास स्क्रीन हो, तो ये मुझे कैसे दिखाई देंगे? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ तब लगाना है जब ऑप्शंस में हाइपरबोला ना हो। स्ट्रेट लाइन सिर्फ तब लगाना है जब ऑप्शन में हाइपरबोला ना हो। हम क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस appear to be straight. Fringes appear to be straight when D is very large. मैंने क्या लिखा है? appear to be straight। इस बात का ख्याल रखना, क्या कहा जा रहा है? दिखते हैं स्ट्रेट, होते कैसे हैं? हाइपरबोलिक। सिर्फ दिखते हैं स्ट्रेट, होते कैसे हैं? हाइपरबोलिक। क्या ये बात क्लियर हुई सब लोगों को? ठीक है ना, समझ में आया? चलो, अच्छा ये तो हो गई इसकी बात। हमारे पास अम, हमने एक केस और पढ़ा था। तुमने क्या किया, तुमने इसके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन रखी। बताओ भाई, यहां पे कैसा बनेगा? तो हम क्या बोलते थे कि ये लाइट रे चलकर आएगी, ये यहां से चलकर आएगी। तो मान लो तुम यहां पे कह दोगे, चलो हम कह देते हैं इस जगह पे जो गैप था वो 3 लैम्डा था। जब यहाँ पे गैप 3 लैम्डा था तो यहाँ पे क्या बन गया? सेंट्रल मैक्सिमा। पर ये बताओ, अगर एक लाइट रे इस स्क्रीन पे इस वाले पॉइंट पर आए और पाथ डिफरेंस यहाँ पे कहीं 2 लैम्डा हो, तो लॉजिकली सोचो, क्या ये काम इस स्क्रीन में 3D में हो रहा होगा, सॉरी 2 डायमेंशन में हो रहा होगा? बताओ, ऐसा लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं? बोलो। सामने एक दीवार रखी हुई है, तो क्या ये काम इस तरीके से, तुमने एक दीवार के सामने दो सोर्सेस को एक लाइन पे रखा, तो एक तो सेंटर बन गया। जो ऊपर 2 लैम्डा वाला पॉइंट था, तो क्या वो गोल गोल घूम सकता है? ऐसे ही इसके ऊपर वाले पॉइंट को भी हम गोल गोल घुमा सकते हैं। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल सोर्सेस फॉर्म्स सर्कुलर फ्रिंजेस। हाँ भाई जनता, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना?
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है शेप ऑफ फ्रिंजेस। तो इस टाइप के सवाल आपसे आ सकते हैं। अब देखो हमारे पास मतलब बहुत सारे सेटअप है। मैंने कहा था कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं फॉर हमने ये बात सीखी थी ना कि हमारे पास कह सकते हो आपके कोहेरेंट सोर्सेज बनाए जाते हैं, और कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इंटरफेरेंस बनाने के लिए या कराने के लिए हमें पता है कि हमें दो सोर्सेस चाहिए विच आर कोहेरेंट। एक लास्ट की बात है, उसको देख लो और कुछ नहीं। बस ये इसलिए तुम्हें करा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे सिलेबस में, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कहीं कहीं बस इनका नाम लिखा हुआ मिलता है। जैसे कि लॉयड्स मिरर, इसका डायग्राम तुम्हें मैंने पढ़ाया है कि ये तुमने सोर्स रखा, एक लाइट रे सीधी पहुंचेगी, एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगी। तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई स्क्रीन रखी हुई है, ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास लॉयड्स मिरर कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास हम एक सेक्शन और इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। इसे कहा जाता है फ्रेस्नेल बाई मिरर। हमारे पास जो फ्रेस्नेल बाई मिरर है वो इस तरीके से है। ठीक है ना। फ्रेस्नेल बाई मिरर में क्या होता है कि हमने एक सोर्स रखा और कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि हमने इसकी लाइट रेस को पीछे जाने नहीं दिया यहाँ पे, और ये हमारी स्क्रीन है। तुम खुद सोचो, अगर ये हमारी स्क्रीन है तो यहां से जो लाइट रे जाएगी वो कुछ यूं जाएगी। तो ये बताओ, क्या ये सामने वाले के लिए दो अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? क्या ये स्क्रीन के लिए दो अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? तो ये कैसे बिहेव करेंगे? दो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बिहेव कर सकते हैं? दो कोहेरेंट सोर्सेस। और ऐसे ही हमारे पास होता है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म। हम बात कर रहे हैं फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म। कुछ नहीं होता फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म, एक आसान सी चीज है। हम एक प्रिज्म को लेकर आए और उस प्रिज्म के सामने एक सोर्स को ऐसे रखा। अब खुद देखो, ये लाइट रे यूं जाएगी, मान लो यूं पास होगी, यूं जा रही होगी, ये यूं जाएगी, यूं पास होगी, यूं जा रही होगी। अगर मैं इसके सामने इस तरीके से एक स्क्रीन लगा दूं तो क्या, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो मान लो ये यहाँ कहीं दिख रहा है S1, इसको एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ कहीं समझ में आ रहा है। बताओ भाई, क्या स्क्रीन के हिसाब से ये दोनों दो अलग अलग सोर्स हैं? क्या स्क्रीन के हिसाब से ये दोनों दो अलग अलग सोर्स हैं? और अगर स्क्रीन के हिसाब से ये दोनों दो अलग अलग सोर्स हैं तो भाई सिंपल सी बात, ये हमारे पास क्या है, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म है, दो कोहेरेंट सोर्स बन गए हैं और इसकी मदद से हम इंटरफेरेंस पैटर्न करा सकते हैं। अब देखो हमारे पास अगला जो प्रोसेस है उसका नाम है डिफ्रैक्शन।
हमारे पास डिफ्रैक्शन है क्या? ये डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन जो है ना, ये बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स है। वैसे साउंड वेव्स भी ऐसा काम करती हैं। हमारे पास कहा जाता है कि ये, लेकिन साउंड वेव में ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर साउंड वेव भी करती हैं। पहले लाइट के लिए समझते हैं, फिर मैं तुम्हें साउंड से रिलेट करा दूंगा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फिनोमेना है ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है ना, फ्रॉम द शार्प एजेस। किसी ओपेक सरफेस के शार्प एजेस या ऑब्स्टिकल की वजह से लाइट रे का, कह सकते हो, बेंड कर जाना और किसी एरिया में स्प्रेड कर जाना, ठीक है ना। चलो भाई, कह सकते हो, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझेंगे। बेंडिंग ऑफ light wave by sharp edges or obstacle of an opaque surface। इसमें होता क्या है? ऐसा मान लो, एक बहुत छोटी सी बात समझो, तुम्हें मैं आगे चल के इसका नाम भी लिखवाऊंगा ये क्या चीज है, पर डायग्राम जब बनाऊंगा ज्यादा बात समझ में आएगी। होता क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, समझना ध्यान से, तुम्हारे पास किसी जगह पे ना एक बहुत छोटी सी ओपनिंग थी। तुमने यहां से लाइट रे को भेजा, तुमने इतने पूरे सेक्शन में लाइट रे को भेजा और यहां पर स्क्रीन थी। तो हमें उम्मीद क्या थी? हमें उम्मीद ये थी कि ये इतना जो हमने ओपनिंग कर रखी है, लाइट रे सिर्फ इतने ही रीजन में होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने उम्मीद क्या लगाई लाइट से? हमने उम्मीद लाइट से ये लगाई कि जब हमने लाइट रे को या किसी वेव को ऐसे भेजा है तो हमको चमकता हुआ सिर्फ इतने में ही दिखना चाहिए। पर हमने ऑब्जर्व क्या करा कि हमारी जो लाइट रे है वो है, वो डिफ्रैक्शन परफॉर्म करने लगी है फ्रॉम शार्प एजेस एंड ऑब्स्टिकल, and light ray starts spreading in the shaded region also। और ऐसा होने की वजह से लाइट रे अपने डोमेन से ज्यादा बड़े रीजन में मिली। क्या होता है? इन डिफ्रैक्शन light ray spreads in shaded region beyond its expected spot। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। क्या आप लोगों को समझा पाया मैं कि डिफ्रैक्शन के वक्त लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा? डिफ्रैक्शन में हमें लाइट से उम्मीद थी कि ये सीधी जाएगी। हमें लाइट से उम्मीद क्या थी? कि ये सीधी जाएगी, पर इसने हमको दिया धोखा, ठीक है ना। इसने हमको दिया धोखा और लाइट रे ने अपना स्प्रेड बढ़ा दिया, थोड़ा ज्यादा बड़ी रीजन में जाने लगी। तुमने कभी कभी देखा होता है कि तुम्हारे घर में एकदम डार्क रूम हो, तुमने एकदम डार्क रूम है और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत छोटा सा होल है, बहुत छोटा सा होल है, पर उस छोटे से होल का, जहां से धूप आ रही है, उसका जो स्पॉट होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। शायद कभी ऑब्जर्व करा हो। मतलब एकदम अंधेरा है, पूरा रूम अंधेरा है, उसमें दरवाजे पर या कहीं भी एक बहुत छोटा सा होल है
और उस छोटे होल से जो लाइट आ रही है ना, उसका जो स्प्रेड है वो काफी बड़ा है, काफी बड़े स्पॉट पे फैली हुई होती है। तो वहां पे लाइट रे क्या कर रही है, वहां पर लाइट रे डिफ्रैक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जितना उसको फैलना चाहिए वो उससे ज्यादा फैल जाती है। आई बात समझ में? जितना उसको फैलना चाहिए वो उससे ज्यादा फैल जाती है, जैसा तुम करते हो अक्सर। हम्म? तुम भी क्या करते हो? डिफ्रैक्शन। ठीक है भाई। अब सुनो, हमारे पास जो इसको डिस्कवर करा गया, वो हमारे पास करा गया, इसको डिफरेंट वो करा था, एक साइंटिस्ट थे, ग्रिमाल्डी। खैर हमें नाम से जरूरत नहीं होती, मतलब इसका कह सकते हो, लिख लो चाहो तो, तुम्हारा मन है। ये डिस्कवर करा था ग्रिमाल्डी ने, ठीक है ना। और उसके बाद इसका जो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करा कि क्यों हो रहा है, मतलब पहली बार देखा वेखा होगा ग्रिमाल्डी ने, ठीक है ना। और उसके बाद इसको जो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करा था, ये एक्सप्लेन करा था फ्रेस्नेल ने। इसको एक्सप्लेन करा था फ्रेस्नेल ने। और प्रैक्टिकली ये कौन करता है? प्रैक्टिकली it occurs when a is nearly equal to lambda, where a is size of obstacle, where a is size of obstacle, या कह सकते हो aperture। अब यहीं से बात आती है कि सर अगर ये एक वेव फिनोमेना है तो क्या लाइट भी ऐसा काम, लाइट सॉरी साउंड भी ऐसा काम करता है? तो देखो, साउंड ने ना इतना ज्यादा डिफ्रैक्शन कर रखा है कि उसके डिफ्रैक्शन की कोई इज्जत नहीं है। करता तो बेचारा बहुत है, साउंड इतना ज्यादा डिफ्रैक्शन करने लगा है कि उसके डिफ्रैक्शन की कोई इज्जत नहीं है। वरना साउंड वेव भी डिफ्रैक्शन करती है। ये बताओ, अगर तुम्हारे घर में बगल वाले रूम में कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो क्या तुम उसे सुन लेते हो? या मान लो डोर के अंदर तुम बैठे हो और डोर के उस तरफ कुछ लोग बैठे हैं, तुम उनकी बातों को आराम से सुन लेते हो? मतलब उनको तुम्हें दिखने की जरूरत नहीं है भाई। मान लो एक रूम है, ठीक, मैं यहाँ पे खड़े होकर किसी से बातें कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम मुझे देख तो नहीं पा रहे पर तुम मुझे सुन पा रहे हो। तुम मुझे सुन क्यों पा रहे हो? बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव ने इतना ज्यादा डिफ्रैक्शन कर रखा है कि हम उसे बड़े आराम से सुन लेते हैं। एक बहुत छोटी सी बात समझो, एक दीवार है, बहुत बड़ी दीवार, तो उसकी भी हाइट इतनी सी है, मैं बोलूंगा तुम सुन लोगे। ये बताओ, अगर मैं हाइट को बड़ा करता चला जाऊं तो क्या हमेशा तुम मुझे सुन लोगे? नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा साउंड तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जहां तक हमारा और ऑब्स्टिकल का साइज, वेवलेंथ और ऑब्स्टिकल का साइज कंपैरेबल है, तब तक हमारे लिए सुनना पॉसिबल है। ठीक है ना। अब देखो भाई, होता क्या है इन जनरल, भाई बात क्या होती, तुम्हें ये समझ में आया? इसीलिए क्या हो रहा है कि जनरल जगहों पे जो डिफ्रैक्शन करता है वो साउंड वेव करती है, बिकॉज साउंड वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। कह सकते हो साउंड वेव
performs diffraction with general bodies because of its large wavelength। वो अपने बड़े वेवलेंथ की वजह से इन सब के साथ कह सकते हो, इन सब के साथ कर लेती है डिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। लाइट के लिए बहुत छोटे ही पार्टिकल्स चाहिए। तो जनरल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फॉर जनरल बॉडीज लाइट रे डू नॉट परफॉर्म डिफ्रैक्शन। तो कह सकते हो wavelength of light ray is very small. That's why it do not perform diffraction with जनरल बॉडीज। ये जनरल बॉडीज के साथ डिफ्रैक्शन परफॉर्म नहीं करता। अब देखो, हमारे पास दो टाइप के डिफ्रैक्शन है। हमारे पास दो टाइप के डिफ्रैक्शन है, जिसमें हमारे पास पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, हमारे पास जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है, इसमें देखो क्या होता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम एक पॉइंट सोर्स लेकर आते हैं। मतलब बस आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिफ्रैक्शन में क्या लेकर आते हैं। हम एक पॉइंट सोर्स लेकर आते हैं और उस पॉइंट सोर्स को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं। सिंपल सवाल पूछेगा कि बताओ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है कि हमारे पास फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में जो बॉडी, जो पॉइंट सोर्स है, जो सोर्स है, वो पॉइंट होता है और वो नजदीक रखा होता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हमारे पास जो पॉइंट सोर्स है वो छोटा होता है और वो नजदीक रखा होता है। ठीक है ना। और नजदीक रखे होने की वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई जैसे सपोज इसका जो एक्चुअल स्प्रेड है, इसका जो एक्चुअल स्प्रेड है, अगर हम यहाँ के हिसाब से देखें तो इतना होना चाहिए था। क्यों भाई, सही बात है। अगर लाइट रे डिफ्रैक्शन परफॉर्म नहीं करती तो मेरे पास इसको, ये जो रे यहाँ से निकली है, ये जो रे यहाँ से निकली है, इसको इतने रीजन में जाना चाहिए था। ठीक है ना। बताओ भाई, सही बात है ये। हमारे पास ये जो इस टाइप का केस है, ये हमारे पास इतने रीजन में पहुंचना चाहिए था। पर हो सकता है जब हमने इसका स्प्रेड ऑब्जर्व करा, जब हमने लाइट को देखा, तो हमें लाइट जो है वो यहां से लेके यहां तक मिली। बात समझ में आ रही है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमें जो उम्मीद थी कि इसके हिसाब से जो लाइट रे है वो यहां पर मिलेगी, तो ये क्या था, ये लाइट का एक्सपेक्टेड था। कह सकते हो बिकॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स। ये हमें उम्मीद थी रे ऑप्टिक्स के हिसाब से कि अगर रे ऑप्टिक्स लगेगी तो ये यहां तक पहुंचेगा। पर जो हमने ऑब्जर्व करा वो इतना ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। और
वेव ऑप्टिक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी, बताओ, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि मेरे पास ये इस तरीके से हमने एक्सपेक्ट करा? तो ये चीज हमारे पास कहलाती थी फ्रेस्नेल। तो फ्रेस्नेल में आपको क्या याद रखना है? आपको फ्रेस्नेल में जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई फ्रेस्नेल में एक पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस होता है। बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी बातें उतनी हमारे लिए काम की नहीं है जितनी यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास एक पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस होता है। ठीक, दूसरा वाला है हमारे पास फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं अपने लिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की, तो आपने फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन देखो, बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे इस चीज को, क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन में और ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मतलब डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, पर कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फॉर्मूले के पर्सपेक्टिव से अगर सिर्फ फॉर्मूला रटना हो, फॉर्मूला रट के काम चलाना हो, तब तो कोई फर्क नहीं है, मैं तुम्हें अभी लिखवा दूं और तुम पूरा डिफ्रैक्शन कर लोगे। पर अगर इंटरनल थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी पूरी कहानी को समझना। न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, या इसको हम लोग अक्सर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना? देखो क्या होता है, हम एक स्लिट लेकर आए ऐसे, और यहां पर हमने एक लाइट रे को भेजा पैरेलल। और तुम खुद बताओ, पैरेलल लाइट रे कहां से आती है? क्यों भाई, पैरेलल लाइट रे कहां से आती है? पैरेलल लाइट रे आती है इन्फिनिटी से। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो सोर्स है वो एट इन्फिनिटी है। सोर्स कहाँ है? जो इसका सोर्स है वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो यही एक फर्क है। पर एक प्रॉब्लम है, ये बताओ, हम अगर एक सोर्स एट इन्फिनिटी लेकर आना चाहते हैं तो हमारे पास सोर्स एट इन्फिनिटी तो सिर्फ सन ही है। क्यों भाई? हमारे पास सोर्स एट इन्फिनिटी तो सन है। तो हम करते क्या है कि भाई हमें तो एपरेटस बनाना है ना, हमें तो डिवाइस बनाना है। अब हर सामान दिन की धूप में थोड़ी कर सकते हैं। क्यों भाई? अगर सोर्स एट इन्फिनिटी रखना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ भाई चलो दिन की धूप में इस्तेमाल करेंगे इसको। तो हम ये काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे रखा होता है एक सोर्स। ये लाइट रे गई पैरेलल हो गई, ये लाइट रे गई पैरेलल हो गई। समझ में आया भाई? क्या ये बात क्लियर है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम लोग एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंट सोर्स ही लेकर आएंगे और उसको रख देते हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर। समझ में आया? अब देखो क्या हुआ, ये सारी की सारी रेज यहां से निकलती हैं, और यहां से निकलने के बाद भी, यहां से निकलने के बाद जब यहाँ पे स्क्रीन होती है, जब यहाँ पे स्क्रीन होती है तो ये इस स्क्रीन से निकलने के बाद हर पॉइंट पर जाती हैं। मैं अभी तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे। बस तुम अभी ये बात मानो कि ये सारी की सारी रेस जो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेस पहुंची,
ये यहाँ से हर लोकेशन पर निकलने के लिए भी हर जगह के लिए कुछ पैरेलल रेज होती हैं, हर जगह के लिए कुछ पैरेलल रेज होती हैं। और हमें जिस किसी भी डायरेक्शन की कोई भी पैरेलल रेज हो उसको कन्वर्ज करना होता है बाद में स्क्रीन के लिए। तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे क्या होता है, बस याद ये रखना कि स्लिट के आगे और पीछे दोनों ही साइड पर लेंसेज लगे होते हैं, बस ये बात याद रखनी है। जो हमारे पास स्लिट है उसके आगे और पीछे यहाँ पर भी एक लेंस लगा होता है और पीछे भी एक लेंस लगा होता है। इन दोनों लेंसेज का काम क्या है? इसका काम क्या है कि एक पॉइंट सोर्स को किस में कन्वर्ट कर देना, पैरेलल में। और इनका काम क्या है कि जो यहाँ से रेज निकलेंगी उनको स्क्रीन पे बना देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। बाकी सारा काम क्या है वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो जो बाकी और जो प्रॉपर इसकी वर्किंग है वो तो हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एपरेटस और सेटअप की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्लिट है उसको डिनोट करते हैं ए से। हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्लिट विड्थ, और ये है दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। ये क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। क्या समझ में आया सब लोगों को भाई? हाँ जी, यहाँ तक बातें क्लियर है? तो फिर इसके आगे कल मुलाकात करें सुबह 8:30 बजे। चलिए।